हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेट का सीडीपी। सीटेट का एग्जाम होने में बहुत ही कम दिन बाकी रहता है और हमने सारा रिवीजन करना है। लगभग सारी चीजें जितने भी इम्पोर्टेंट कोलबर्ग, फिर पियाजे, वाइगॉट्स्की, इन तीनों के बारे में, इन तीनों टाइप के डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दो थ्योरी और हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल पेपर के पर्सपेक्टिव से भी। दैट इज चॉम्स्की एंड गार्डनर की थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे और गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे। हमने सोशलाइजेशन कर लिया, मतलब समाजीकरण कर लिया, हमने बुद्धि का विकास पढ़ लिया, हमने अपना मोरालिटी का, नैतिकता का विकास पढ़ लिया। अब बारी है कि हम अपने भाषा का विकास पढ़ें, और भाषा, बुद्धि, सारी चीजें जब विकसित हो रही हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ रही है उसके बारे में भी हम बात करें। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज सिंपली एक मीडियम, एक संचार का माध्यम है जिससे कि हम अपने बातों को, अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसा कि अब तक आप पढ़ते आए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें फिक्स रहते हैं। कोई भी भाषा उठा लें उसमें नंबर ऑफ लेटर्स फिक्स होते हैं। जैसे हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। और इसी की वजह से यही 52 और यही 26 वो अक्षर हैं जिन अक्षरों की मदद से हम अनलिमिटेड मीनिंगफुल सेंटेंसेस और वर्ड्स बना सकते हैं। और इस भाषा की इस एबिलिटी को, जिससे हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस और वर्ड, लिमिटेड चीजों से मीनिंगफुल वर्ड्स जाने कितना बना सकते हैं, उसको अनंत सृजनशीलता कहते हैं। इनफाइनाइट जनरेटिविटी जो हर एक लैंग्वेज में होती है, अनंत सृजनशीलता। लैंग्वेज के 5 सिस्टम रूल हैं। ये 5 नियम प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसमें 5 डोमेन्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको 3 मेजर पोर्शंस में डिस्क्राइब करते हैं। एक फॉर्म, हियर इट इज, फॉर्म, कंटेंट एंड यूज। ठीक है, फॉर्म किस तरीके से हो सकता है, कैसे बन रहा है, तो जिसमें सबसे पहला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब है साउंड सिस्टम। कोई भी बात, कोई भी शब्द पढ़ते समय, कोई भी वाक्य बोलते समय जो आवाज गले से उतर रही है उसको फोनोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब कि वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स है, जैसे लगता है कहीं पे भी किसी भी वर्ड में तो उस वर्ड का मतलब बदल जाता है, उसका मतलब कुछ और बनता है, तो उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और सबसे छोटे इकाई को मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मॉर्फीम। देन वी हैव सिंटेक्स। सिंटेक्स का सिंपली मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस इन वर्ड। ऑर्डर क्या होना चाहिए, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, ये होना चाहिए, ना कि एम आई ईटिंग आई, सॉरी, ईटिंग एम आई आइसक्रीम। इस प्रकार की कोई चीज अगर होगी तो वो गलत है। तो प्रॉपरली पहले सब्जेक्ट होता है, फिर एक्सुलरी वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हमारा टेंस डिफाइन करता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार, इस तरीके के फॉर्मेशन में होना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर अदर फॉर्मेशन है तो भी वो जो स्पेशल केसेस होते हैं वो भी उस फॉर्म में रहने चाहिए, तभी हम सही मानते हैं। तो वो हुआ सिंटैक्टिकली करेक्ट। नाउ अनदर थिंग इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का क्या मतलब है, तो सिमेंटिक्स का मतलब है कि वर्ड्स का ऐसा ऑर्डर जो कि एक मीनिंगफुल वाक्य बनाए। जैसे बेसिकली कॉमन सेंस ऑफ ग्रामर, माई ग्रैनी इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, माई ग्रैनी, मेरी दादी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी दादी एक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज एक्सुलरी वर्ब है, आउट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्ट है। और जो माई टेलीविजन इज सिक, मेरा जो टीवी है वो खराब है या बीमार है या जो भी कह लो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दोनों खराब की बात हो रही है। दोनों सेंटेंसेस आराम से पढ़ोगे तो ये सिंटैक्टिकली सही है। जो ऑर्डर होना चाहिए सारी चीजों का, वर्ड्स का, वैसे ही है। बट क्या ये मीनिंगफुल है, तो नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। रैदर होना चाहिए था माई ग्रैनी इज आउट ऑफ ऑर्डर की जगह, आउट ऑफ ऑर्डर की जगह माई ग्रैनी इज सिक। ये जो सिक है हमारा, इस सिक को हमें यहाँ पे, ये सिक यहाँ होगा और ये जो आउट ऑफ ऑर्डर है वो यहाँ होगा। कोई भी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स होते हैं उन सारे गजेट्स में आउट ऑफ ऑर्डर हम यूज करते हैं खराब हो जाने के लिए, और इंसानों के लिए सिक कहते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि माई मदर इज पंचर, नहीं, पंचर तो साइकिल के लिए यूज करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। यहाँ पे एक इमेज है, कॉल मी अ कैब, एंड द गर्ल इज सेइंग ओके यू आर अ कैब।
यहाँ पे दोनों के सिमेंटिक्स में फर्क है, सही दोनों है पर सही होके भी सही नहीं है, इसी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखो, इस वाली जगह को अच्छे से समझने की कोशिश करो। सरलॉक सॉ अ मैन यूजिंग बाइनोक्यूलर्स, सरलॉक ने एक आदमी को बाइनोक्यूलर्स यूज करते देखा। सरलॉक सॉ द मैन यूजिंग बाइनोक्यूलर्स, सरलॉक ने एक आदमी को बाइनोक्यूलर्स यूज करते देखा। दोनों में अंतर है पर दोनों को देखो सेंटेंस सेम है, तो ये सिमेंटिक्स है। जैसे ही मतलब भाव बदल जाते हैं। एंड देन यूज के बारे में बात करें तो यूज में आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है भाई, तो प्रैग्मेटिक्स की रियल लाइफ में हम कैसे बात करते हैं, जैसे कि अगर आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ की जो बोली है वहां पे लचक थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप हरियाणा जाएंगे या दिल्ली रीजन में आएंगे तो यहाँ पे लचक थोड़ी कम है और यहाँ पे तुम का प्रयोग थोड़ा ज्यादा है, तू का प्रयोग थोड़ा ज्यादा है। पर आप अगर यूपी, बिहार, झारखंड या लखनऊ के आसपास रीजन तक आएंगे, उधर पूरा उधर रीजन में आप जाओगे तो वहां पे तू का प्रयोग नहीं होता, तू नहीं बात करते, तू का इस्तेमाल करके तुम का इस्तेमाल करके बात करते हैं। और लखनऊ में तो और एक तहजीब है बात करने में, तो वो तहजीब अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनके हिसाब से गलत हो जाएगा। जैसे कि तुम अपने भाई को तुम्हारे मान लो कि तुम्हारा भाई खेल रहा था, तुमसे छोटा तुम्हारा भाई है, खेल रहा है और उसे रिमोट टूट गया, गिर गया, रिमोट टूट गया, तो तुम उसको डांट सकते हो। पर सेम चीज अगर मम्मी से हो जाए या पापा से हो जाए तो आप नहीं डांट सकते। तो ये क्या है, प्रैग्मेटिज्म है, जो डिपेंड करता है हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, सिचुएशन पे। कोई रिटन रूल नहीं है कि भाई को डांट सकते हैं, मम्मी को नहीं डांट सकते। पर फिर भी नहीं रिटन होते हुए भी रियल लाइफ में एक रिटन रूल टाइप, अनसेड रूल टाइप आगे चलते रहता है। इसी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म भी मतलब यही होता है कि प्रैग्मेटिज्म एक भाव है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जहां पे कि हम चीजों को प्रैक्टिकल रखते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, 5 डोमेन हमने क्या पढ़ा, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स रिलेटेड टू आवर सेंटिमेंट, तो लैंग्वेज के सेंटिमेंट से रिलेटेड है कि भाई लैंग्वेज सही बन भी रही है कि नहीं। सिंटेक्स मतलब वो रूल कि जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं। और प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि सिचुएशंस कैसे हैं, वहां पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। देन यहाँ पे भी पियाजे और वाइगॉत्स्की में अंतर है, यहाँ पे भी दोनों लैंग्वेज और थॉट के बारे में भी अलग बोलते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, विच इज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार सीटेट में सवाल पूछा गया है। पियाजे ने बोला कि ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता। कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में एक बताया। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब है कि जस्ट ये सपोज कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 5 के, सुन कोई नहीं रहा है पर बोल सभी रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो हल्ला भी हो रहा है, बोल सभी रहे हैं और एक ही बात नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग बात भी बोल रहे हैं। तो एक कलेक्टिव मोनोलॉग है, सभी आपस में बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। 2019 में कलेक्टिव मोनोलॉग से एक सवाल भी, 2021 में या 22 में कलेक्टिव मोनोलॉग से एक सवाल भी आया था। देन इन्होंने सोशल स्पीच को रिलेटिवली यूजफुल बताया, जो हम आपस में मतलब समाज में बात करते हैं उनको, उस वाले स्पीच को पियाजे ने यूजफुल बताया। और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज और थिंकिंग ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लैंग्वेज थिंकिंग सब अपने हिसाब से होते रहती है, ठीक है। पर वाइगॉट्स्की ने स्पीच को ही 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हो गया प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मतलब हम आपस में जो बड़बड़ करते रहते हैं, लाइक कि अगर कोई काम, छोटे बच्चे को देखना, वो आपस में भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, वो क्या है, वो अपने थॉट्स को वॉइस आउट कर रहे हैं, वो है प्राइवेट स्पीच। और वही चीज देखो, यही स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच है, ठीक है। वाइगॉट्स्की ने भी बोला, पर इन्होंने सोशल स्पीच को जितना इंपॉर्टेंट नहीं बताया, उससे ज्यादा इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच को बताया। ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, जिसको पियाजे ने नहीं बताया था। कॉन्सेप्ट भले पियाजे ने दिया पर उसकी इंपॉर्टेंस वाइगॉट्स्की ने समझाई हमें। कैसे, देखो, सोशल स्पीच तो वो है जो तुम सबके सामने बोल रहे हो, प्राइवेट स्पीच वो है जो तुम अपने आप में बोल रहे हो, जो तुम्हारे थॉट्स, बिहेवियर, प्रॉब्लम को टैकल करने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। और इनर स्पीच क्या है, जब तुम अपने मन में कोई चीज सोच रहे हो उसको बोलते हैं इनर स्पीच, ठीक है। जैसे इन पर्सन, मेरी आदत क्या है, अगर मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास बहुत सारा काम है तो आई स्टार्ट टू टॉक टू माई सेल्फ। व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ,
तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, पहले ये काम को प्रायोरिटाइज करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे बैच में जाना है, आज मुझे ये पढ़ाना है, आज सीडीपी की क्लास में मुझे एक एक्टिविटी करानी है। तो दिस इज हाउ आई टॉक टू माई सेल्फ, एंड कंप्लीटली मैं अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, बिहेवियर को एक अलग सी दिशा दे पाती हूँ। ठीक है। एंड समटाइम वी थिंक इन आवर सेल्फ, उससे मेरा झगड़ा हुआ था ना, उसको ऐसे जवाब देना चाहिए था, और या फिर मैम ने ऐसे बोला था, ऐसे यहाँ पे एक और चीज जवाब दिया जा सकता था। ये वाली चीज सही है। तो जो हम आपस में खुद के मन में कोई बात कर रहे हैं वो है इनर स्पीच। और वाइगॉट्स्की का कहना था कि लैंग्वेज और थॉट चाहे अलग दिखता हो पर अलग होता नहीं है। समय के साथ साथ धीरे 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 लैंग्वेज थॉट ओवरलैप कर जाता है, मिक्स हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, मतलब जैसे सोचते हैं, जैसा लैंग्वेज रहता है वैसा ही हम सोच पाते हैं, वैसे ही हम बोल पाते हैं। तो वाइगॉट्स्की का ये कहना था। तो लैंग्वेज और थॉट के भी मामले में वाइगॉट्स्की और पियाजे बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ सोचते हैं। अब बारी आती है एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं। किसी भी भाषा को, याद रखिएगा, कोई भी भाषा है उसका विकास हमारे अर्ली लाइफ में ही शुरू हो जाता है, बहुत पहले से शुरू हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के फील्ड में दो टाइप के थॉट प्रोसेसेस हैं। एक नेटिविस्ट हैं जो हेरिडिटी को मानते हैं, और एक इंटरैक्शनिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट को मानते हैं कि हम इन्वायरमेंट से भाषा सीखते हैं। और कोई सारे नेटिविस्ट हैं जो ये कहते हैं कि हम भाषा सीख के ही पैदा होते हैं, या फिर ये पैदाइशी हमारे साथ होता है कि भाषा रहता ही रहता है। ठीक है। इन सभी में बहुत सारे लोग आते हैं, बेंड्यूरा आते हैं, स्किनर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट इन सब में सबसे अच्छा काम चॉम्स्की का है, जो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट और फिलोसोफर थे, जिन्होंने बोला कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे जंतु हैं, उन सभी जंतुओं में ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है कि वो सीख सकते हैं किसी भाषा को। ठीक है। और जो एक बच्चा है वो इस एबिलिटी के साथ ही पैदा होता है कि उसको लैंग्वेज सीखना है। वो कभी भी पैदा होगा तो उसमें ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहेगा, जिसको हम LAD कहते हैं, जो हर एक मनुष्य के दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है। साथ में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक चिंपैंजी के ऊपर, उसको 2000 वर्ड हर दिन प्रैक्टिस कराए बोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो चिंपैंजी बोल नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज हमारा जन्म के साथ नहीं होता, इन्वायरमेंट के साथ नहीं होता, रादर देयर इज समथिंग जो लैंग्वेज को अक्वायर कराता है, विच इज LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इनका ये भी कहना था कि इन्वायरमेंट से हम अक्वायर करते हैं हमारा लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लैंग्वेज इन्वायरमेंट से अक्वायर करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा हमारा लैंग्वेज बन जाएगा। और मैक्सिमम लैंग्वेज का डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में होता है। जैसे जैसे उम्र घटती है LAD घट जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई केरल का व्यक्ति है, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, तो केरल का व्यक्ति है, मम्मी पापा जो है केरलाइट है प्रॉपर, और जो बच्चा रहेगा, क्या वो आराम से नागालैंड में अगर रह रहा है, वे वो फैमिली नागालैंड में रह रही है, तो बच्चा सीख जाएगा आराम से आदिवासियों की भाषा, आराम से सीख जाएगा। ठीक है। पर वहीं पे उसके माँ बाप जो होंगे उनको बोलने में दिक्कत होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि उनका जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो लैंग्वेज सीखने में मदद करता है, वो डिवाइस घट जाता है, उम्र के साथ घट जाता है, कमजोर हो जाता है। पर बच्चों का बहुत मजबूत होता है और वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। लैंग्वेज में भी कई सारे उनके भी स्टेज आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज है कूइंग। जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा, यूनिवर्सल है, हर तरफ कू 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 करके, गू गू, आगा गा गा ऐसे करके कुछ ना कुछ वो वर्ड निकालता रहता है। ठीक है। तो दैट इज कूइंग। फिर आता है बैबलिंग, जहां पे वो दो दो शब्द बोलना शुरू करता है। यहाँ से LAD, 3 महीने का बच्चा है, LAD इसमें शुरू हो गया, माँ 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 करके बोलता है ना बच्चा, वो। ठीक है। सुनने लगता है, बोलने लगता है। देन वन वर्ड का फॉर्मेशन होता है कि बच्चा वन वर्ड बोलना शुरू कर देता है। एक एक वर्ड, मामा, पापा, माँ करते रहता है, दी, ऐसे ऐसे करेगा, चा। तो किस प्रकार के वर्ड ऐसे बोलते रहेगा, जो 1 से 1.5 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। और बच्चा कॉन्क्रीट चीजों से सीखने लगता है, बोलने लगता है तो सीखने लगता है। और कॉन्क्रीट मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें जिसको टच करके फील की जा सकती हैं। तो पहले 2 महीने में क्या होता है, गर्गलिंग और कूइंग, बच्चा खिलखिला के हंसना, बोलना, गूं 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 करना ऐसे सीखता है। फिर 4 महीने के, 3 से 4 महीने के आसपास बैबलिंग शुरू हो जाता है। 6 महीने के बाद माँ और ब का साउंड क्लियर आने लगता है। और वो सारी चीजें, जैसे बच्चा माँ बोलना सबसे पहले सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि म का प्रोनाउंसिएशन बच्चे के लिए आसान होता है, कर लेते हैं। फिर है
तीन से चार वर्ड, 2 3 4 वर्ड सीखना जो 2 से 3 साल के बच्चे करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ग्रामर का सेंस सीखते हैं, सिंटेक्स सिमेंटिक्स सीखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस सीखते हैं, अपने से बोलने लगते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड आते आते बच्चा 20 से 25 वर्ड और समटाइम 50 वर्ड्स तक हर दिन सीखता है, और हर दिन वो नए तरीके से बोलने का, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है। तो बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाने लगता है और वो सीखने लगता है, एक्सपोजर मिलता है, तो और ज्यादा उसमें लैंग्वेज का निर्माण होता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, मतलब 5 स्टेजेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो एक तो चीज ये है कि बच्चा जब सीख रहा होता है उस क्रम में वो ओवर जनरलाइज कर देता है। जैसे कि क्या होगा कि उसको रूल समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स ने पूछा है आई आस्क्ड यू, तो बच्चा बोलेगा कि आस्क में ईडी लगा हुआ है, तो बच्चा क्या बोलेगा, आई टेल्ड यू, बस खत्म। आई टेल्ड यू, उसने जनरलाइज कर दिया। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। एंड देन 7 8 साल तक आते आते बच्चों में एक थिंकिंग जो डेवलप होती है, उससे वो अपने लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कैसे करेंगे, वो दूसरे को जब सुन रहे हैं तो उस सुनने के दौरान वो बहुत तेजी से इम्प्रूव करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट लैंग्वेज। अब जब लैंग्वेज भी हमारा डेवलप हो गया, अब बारी हमारी बुद्धिमत्ता की, जो हम गार्डनर की थ्योरी में सीखेंगे। लेट्स नो मोर अबाउट गार्डनर। ऑलराइट, गार्डनर की जो थ्योरी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी। इससे पहले एल्फ्रेड बिने, देन वी हैव स्पीयरमैन। एल्फ्रेड बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी। बिने, स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिने, फिर आ गए हमारे स्पीयरमैन जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी। रेमंड कैटल हैं, देन वी हैव गुलीफोर्ड। गुलीफोर्ड ने सबसे ज्यादा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया। रेमंड कैटल ने 2 तरीके के इंटेलिजेंस बताए। स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी है। तो ये सारी चीजें आपको आरंभ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, गार्डनर की थ्योरी जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। कि यूएस में जो था हमारा ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, और उसकी फाइंडिंग्स को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया गया तो एक ऐसा बेल शेप ग्राफ मिला जिसको एल्फ्रेड बिने कर्व, इंटेलिजेंस ग्राफ, बेल शेप कर्व बोला जाता है। जहां पे कि एक एवरेज जो पॉपुलेशन है, उस एवरेज पॉपुलेशन का लगभग 68% नॉर्मल के आसपास रहता है। 85 to 115 तक अगर आईक्यू है तो दिस इज व्हाट नॉर्मल। लेकिन 115 से अब ज्यादा बढ़ रहा है, तो देखो पॉपुलेशन भी घटते जा रहा है, दोनों तरफ पॉपुलेशन घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 0.5 दोनों तरफ आते आते माइनस सिग्मा 4 और माइनस सिग्मा 4 और माइनस सिग्मा 4, 0.5 पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आइंस्टीन जैसे लोग भी बहुत कम होंगे, और एक ऐसा व्यक्ति भी कम होगा जो जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा हो। ठीक है, उस लकड़हारे जैसा भी बहुत ही कम लोग होंगे। तो दोनों एक्सट्रीम पे अगर हम जाएं, चाहे वो विलक्षण प्रतिभा के धनी हो या फिर वो थोड़े से वैसे से बच्चे हो जो ढंग से ना समझते हो, स्लो लर्नर्स हो, तो वो दोनों एक्सट्रीम पे ही हमें जनता कम मिलेगी। सबसे ज्यादा जनता कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा जनता मिलेगी नॉर्मैलिटी की तरफ, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो 50-50% पॉपुलेशन है, और सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कि नॉर्मल से कितना वो डेविएट कर रहे हैं, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात करें इनकी हार्वर्ड गार्डनर की, तो ये एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोई नई थियोरी नहीं दी, पुरानी सारी थियोरीज को ही एक साथ मिलाया, कुछ तोड़ा, कुछ फोड़ा, कुछ नया जोड़ा और नए तरीके से पेश कर दिया। ही वॉज स्मार्ट, हाँ, अपना नया दिमाग नहीं लगाया, सब कुछ तोड़ मोड़ करके एक नया बना दिया कुछ। और इनको सबसे ज्यादा अच्छा जाना किस लिए जाता है, अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के लिए। तो इन्होंने ऐसा क्या थ्योरी दे दिया, तो इनकी मान्यता थी कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो 8 अलग अलग विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ है, और हर एक हिस्सा एक प्रकार की बुद्धिमत्ता को शो कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। पर वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, स्वतंत्र होते हैं। सभी प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, कोई संबंधित नहीं होती है एक दूसरे से। ऐसा इनका एजम्पशन था, ऐसी इनकी मान्यता थी। तो कितने आर्ग्यूमेंट मिले इनको, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मिला एक्सीडेंटल केसेस। इनका ये कहना था कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका लैंग्वेज डेवलप हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैथमेटिक्स भी उसको नहीं आता होगा। मैथमेटिक्स आता रहता है, तो कोई ना कोई बुद्धि का हिस्सा अगर वो डैमेज हो रहा है तो बाकी चीजें हैम्पर नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारी बुद्धि भागों में बटी हुई है और हर भाग का अपना अपना फंक्शन है। एंड देन ही टोल्ड अस अबाउट स्टूपिड सवांट। स्टूपिड सवांट या सवांट सिंड्रोम बताया, जब कोई एक व्यक्ति एक फील्ड में
बड़ा अच्छा होता है। सिर्फ एक किसी फील्ड में बहुत अच्छा हो तो उसको हम सवांट बोलते हैं। देन वो 8 प्रकार के इंटेलिजेंस क्या है जो उन्होंने बोला था कि बुद्धि हमारे 8 भाग में बटी हुई है। सबसे पहला वर्बल लिंग्विस्टिक, भाषा का ज्ञान। देन लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड आठवां और आखिरी नेचुरलिस्टिक। तो ये आठों को हम पढ़ेंगे और इससे सवाल कैसे आता है। तो सबसे पहला कि ये आता है मैच द फॉलोइंग टाइप, जहां पे कि आपको दिया रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसमें क्या रहेगा, 4 टाइप का इंटेलिजेंस, 4 टाइप के प्रोफेशन दे दिए रहेंगे और आपको चुनना रहेगा कि सही इंटेलिजेंस के अनुसार प्रोफेशन कौन सा लगा हुआ है। ये एक सबसे प्रोमिनेंट सवाल है जो पूछा जाता है। वर्बल लिंग्विस्टिक है जिसको कि भाषा का बहुत अच्छे से भाषा भाषा से रिलेटेड चीजें आती है, लैंग्वेज से रिलेटेड आता है। तो वो कोई भी लैंग्वेज के फील्ड में जाएगा, इंक्लूडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, चाहे वो ओरेशन हो, ओरेटर हो, वे लोग पोएट हो, लिरिसिस्ट हो, एडिटर हो, वो बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि भाषा से रिलेटेड चीजें हैं। अब ये व्यक्ति को तो हर कोई जानता है, इनका नाम है क्या, कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका नाम क्या है। ठीक है, हर कोई जानता है, पूरा शरीर अपंग है पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। हमारे टाइम के सबसे बेहतरीन साइंटिस्टों में से एक है ये। पूरा शरीर नहीं चल रहा है पर फिर भी इनका बुद्धि चल रहा है। एंड दिस बुद्धि बिकॉज ऑफ हिज कंप्लीट शीर इंटेलिजेंस, लॉजिक इनके पास लॉजिकल, अकॉर्डिंग टू गार्डनर, हाँ, लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस था। जो साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स, इंजीनियर, मैथमेटिक्स के जितने भी टीचर्स होते हैं या फिर मैथमेटिक्स रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उसमें, इंजीनियर्स में, अकाउंटेंट में, इन सब में लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पाया जाता है। या फिर जिन बच्चों में इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो मैथमेटिक्स अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, तो आगे चल करके अगर वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड चुनते हैं तो वो काफी अच्छा करेंगे। देन वी हैव म्यूजिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि जिसमें कि म्यूजिक को कंपोज करने की एबिलिटी हो। कंपोज मतलब जन्म देना, ठीक है। ध्यान रखिए कि यहाँ कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, गाने की बात नहीं हो, जैसे ए आर रहमान है, टेलर स्विफ्ट है, ऐसे ही कई सारे बहुत सारे लोग हैं जो नए तरीके से गानों को लयबद्ध करते हैं। तो उनको म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो म्यूजिकल सवांट्स होते हैं। देन वी हैव दिस थिंग। अब देख करके तुम्हें अजीब लग रहा है कि ये कैसी सी चीज है, 3D पेंटिंग्स हैं। तो ये सब कौन कर सकता है, वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनमें स्पेशल इंटेलिजेंस है, जैसे आर्किटेक्ट, पेंटर्स। ये सब क्या करते हैं, ये 3D मैप में पहले दिमाग में अगर एक पेज है, ये फर्ज कर लो, ठीक है, कि एक पेज है किसी के पास, तो उस पेज में अगर कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहा है तो उसके दिमाग में पहले आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ जाएगी कि पूरा डायग्राम बन जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट होते हैं, वे लोग बहुत अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इस बुद्धि का जो स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, स्पेस में ही वो कैलकुलेशंस काउंटिंग करते हैं, मतलब खाली जगह में ही करते हैं, तो वो इनके पास होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। देन वी हैव दिस पर्सन, जिन्होंने मार्वल मूवीज देखी होगी, दिस पर्सन इज डॉक्टर स्ट्रेंज हु वाज अ सर्जन, और उसका एक्सीडेंट हो गया और हाथ में उसके कांपने लगा, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी चीजें करने में दिक्कत होने लगी। तो ये यहाँ पे रेफरेंस क्यों लिया गया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे बॉडी का मोशन और मूवमेंट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। हैंड राइटिंग करते समय, जिम्नास्टिक्स में, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, पॉटरिंग, पायलट, ड्राइवर, सर्जन, ये सारे इनका दिमाग और इनका हाथ एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में चलना चाहिए। दैट इज वाई, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, आप जरूर देखिए। दिस इज वन ऑफ साइंटिफिक मार्वल मूवीज। मार्वल कंपनी का जो फ्रेंचाइजी है वो भी मार्वल है, और मार्वेलस, द मूवी इज ऑल्सो मार्वेलस, वेरी मार्वेलस। तो आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हाथ हिलने की क्या बात हो रही है। अब तो एग्जाम के बाद देखिएगा, पर देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बात की हुई है, इनकी मेमोरी के बारे में बात की हुई है कि हिज मेमोरी इज फोटोग्राफिक मेमोरी, कैसे इनकी मेमोरी फोटोग्राफिक है और फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको आगे बढ़ाएंगी, ये सब भी सीखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मूवीज जो होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि मूवीज सिर्फ मूवी बनाने फन के लिए होता है, इट इज मोर देन दैट। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है कि टू कंट्रोल द मोशन ऑफ बॉडी, हम कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि दो लोग किसी को समझा रहे हैं,
तो ये समझाने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से कौन कर पाता है? वो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में मास्टर हो। टीचर्स, सेल पर्सन्स, पेरेंट्स, काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, वो दूसरे पर्सन्स को आराम से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उनको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, इसीलिए वो दूसरों को, लोगों को समझ पाते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, सॉरी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहां पे कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कितना अच्छा है, एज इन आप खुद को कितने अच्छे से जानते हो, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपनी एबिलिटीज, अपने थ्रेट को कितना जानते हो, उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जब हम खुद को जानते हैं। देन वी हैव लास्ट विच इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक वो टाइप का इंटेलिजेंस है जिन लोगों को नेचर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्लाइमेट समझ में आता है, वेदर समझ में आता है, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जितने भी लोग होते हैं, उनके पास नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होती है। तो ये लोग हुए नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वाले लोग। एक नवे प्रकार का इंटेलिजेंस है जो प्रपोज्ड है, दैट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे बुद्ध, दार्शनिक लोग हैं, जिन्होंने लाइफ और डेथ की मीनिंग को सर्च करना है, जो अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल मंडेन थिंग्स, वो ऊपर उठ के सोचते हैं। वो एग्जिस्टेंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड था, उसके बाद अभी तक ये एज ऑफ नाउ फाइनल नहीं हुआ है। जिस दिन फाइनल हो जाएगा 8 की जगह हम 9 पढ़ेंगे। अब इम्प्लीकेशंस क्या है इस थियोरी के? तो जिसमें सबसे पहला इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग होगी। तो अलग बुद्धि के साथ आपको मल्टीपल लेसन प्लान, एक्टिविटी, ग्रुप वर्क, सारी चीजें अलग तरीके से करनी होगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो क्लास कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक होगी और बहुत एक्टिविटी फुल और रोमांचक क्लास होगी। देन मोड ऑफ असेसमेंट भी कई ज्यादा, जो मूल्यांकन के तरीके होंगे वो कई सारे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा पढ़ अलग तरीके से रहा है, समझ अलग तरीके से रहा है, तो उसका मूल्यांकन भी अलग तरीके से होना चाहिए। अब बात आती है आलोचनाओं की। आशय तो हो गया, अब आलोचनाएं क्या है? जिसमें सबसे पहला है कि रिसर्च नहीं है इसमें। कोई चीज हम एग्जैक्टली लैब टेस्ट नहीं है, तो हम साबित कर ही नहीं सकते हैं कि सही है या गलत है। इंपेरिकल कोई अनुभव जन्य समर्थन इसको मिला नहीं है, ठीक है। देन जो ये इंटेलिजेंस होता है, ये सारा इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। जैसे इन्होंने बोला कि जो बॉडीली काइनेस्थेटिक है या म्यूजिकल है, अगर म्यूजिक दिमाग में चल रहा है, उंगलियां अच्छे से नहीं चल रही हैं कीबोर्ड पे, तो म्यूजिक निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। मिट्टी को देख के अगर पॉटर के दिमाग में ना आए कि उस मिट्टी से क्या बना सकते हैं, तो वो पॉटर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से क्या करेगा, अगर उसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है तो। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, कि सारे इंटेलिजेंस इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट भी है पर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे भी। आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन मन माना है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो कल को मैं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छा गेम खेल लेती हूँ, तो मेरे लिए फुटबॉल इंटेलिजेंस निकाल दो भाई। तो ये मनमाना था वर्गीकरण। कोई कोई खास उस पे चर्चा नहीं की गई कि किस आधार पे किया गया है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये रिसर्च बेस्ड नहीं है, ना ही इसको एम्पिरिकल सपोर्ट मिला। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो टैलेंटेड हो, वो टैलेंट के बल पे जीतता हो, काम करता हो, उसको सीखने का बहुत शौक हो, जिसकी वजह से वो सीख जाता हो। तो टैलेंटेड पर्सन को और इंटेलिजेंट पर्सन में, दोनों में बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। और इन्होंने कोई जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की कि कोई जनरल इंटेलिजेंस भी होता है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस किसी का नाम याद रखना, रास्ते याद रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जब हम मिलते हैं तो कैसे ग्रीट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो छोटी छोटी इंटेलिजेंस है। ये तो मुझे पता है कि मैं अलग कैसे हूँ बाकी सबसे, लेकिन एक ऐसा इंटेलिजेंस होगा जो माना जाता है कि सारे ह्यूमन बीइंग को आना चाहिए, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, तो हमने पूरे 8 इंटेलिजेंस टाइप पढ़े हैं, नवा प्रपोज्ड है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 8 इंटेलिजेंस में सबसे पहला हमने पढ़ा दैट इज लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कि जिनको भाषा से बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं। देन हमने पढ़ा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक कंपोज कर सकता है। लॉजिकल मैथमेटिकल, जो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर्स, ये सारे होते हैं। विजुअल स्पेशल, विजुअल स्पेशल मतलब कि वो जो पेंटर्स हैं, वो जो 3D आर्टिस्ट हैं, वो सब।
देन वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में पढ़ा, जो दूसरे लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं, साइकाइट्रिस्ट, टीचर्स, काउंसलर्स, ये सब। इंट्रापर्सनल, जो हम अपने आप को खुद से क्या समझते हैं, कैसा मानते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पे हमारा दिमाग हमारे शरीर मस्तिष्क के अनुसार हैंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में चलता है। एंड लास्टली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम नेचुरल चीजों को, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाइमेट, फिजिकल चीजें, इन सबको अच्छे से इन सब की समझ रखते हैं और उसी प्रकार काम करते हैं। तो इस प्रकार के 8 हमने टोटल इंटेलिजेंस टाइप पढ़े हैं और फिर हमने लैंग्वेज पढ़ा है। एंड विद दिस हमने लगभग सारी चीजें, जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाओ जुड़ो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अंटिल देन हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूलिए। वहां पे जितने भी सीटेट एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले वहां अपडेट किया जाता है। जस्ट गो देयर एंड बी अपडेटेड। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.